Hello everyone, this is CA Taha Kolkata wala and I'm back with another video. So guys, आपको याद है कुछ पिछले वीडियो का या भूल गए? आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने जो भी पिछली वीडियो में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके गाइस, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमारा मेन फोकस था व्हाट इज लीज के डेफिनेशन पे कि सर लीज क्या है. तो मैंने आपको बताया था लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असेट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन. ठीक है, अ लीज इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असेट. हमारा पिछली वीडियो के अंदर पूरा फोकस ये वर्ड पे ही था, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असेट. करेक्ट. तो हमने देखा था ये राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असेट क्या होता है. तो उसके अंदर अगर एक कस्टमर के पास राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असेट होने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने बोला दो चीज होनी चाहिए. तो हमने पूरा हमारा डिस्कशन इस चीज पे बात किया था कि राइट टू obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset. करेक्ट. हमें उस असेट के यूज से, हमें आइडेंटिफाइड असेट के यूज से इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए. करेक्ट. तो आज हमारा डिस्कशन राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड असेट पे होगा. राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड असेट पे होगा. ठीक है. अगर हम इसके बारे में बात करें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, एंड ओनरशिप के अंदर नहीं होनी चाहिए. मतलब डायरेक्टली होनी चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट. मतलब अगर कुछ मैंने एग्जांपल दिया था वो बिस्किट की मशीन का, बिस्किट्स निकल रहे हैं, बिस्किट क्या है, मेरे लिए गुड्स है, वो डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है. देन इनडायरेक्ट बेनिफिट मतलब सब लीजिंग. मैंने आपको रेंट पे दिया मशीन, आपने किसी और को दे दिया, तो आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली आपको अर्न हुआ, तो इनडायरेक्टली भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है. देन आई विल से कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है. देन मैंने बोला था नॉट फ्रॉम ओनरशिप. अभी नॉट फ्रॉम ओनरशिप का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको कि अगर मेरा कोई असेट है, मैंने SEZ के अंदर, या तो मैंने सोलर पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मुझे कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं. अगर सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप कस्टमर हो, मैंने आपको वो सोलर पावर प्लांट भाड़े पे दिया, वो टैक्स बेनिफिट्स फिर भी मुझे ही मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे. अगर ओनरशिप के थ्रू से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रही है, अगर वो आपको नहीं मिल रही तो चलेगा, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है. देन हमने बात की थी प्रोटेक्टिव राइट्स पे. अभी प्रोटेक्टिव राइट्स क्या, उसके लिए मैंने तेलंगाना का एग्जांपल दिया था. मैं सप्लायर हूँ, आप ओनर हो, मैं तेलंगाना के अंदर मेरा ट्रक लेके नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि द ट्रक कैन बी यूज इन ऑल अदर स्टेट बट नॉट इन तेलंगाना. तो आपने बोला ये तो चीटिंग है, तेलंगाना के अंदर मुझे लेके जाना है, बट मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया. तो आप बोलोगे कि मेरे पास इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यूज नहीं है, बट मैं बोलूँगा नहीं, स्टिल आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यूज है. मतलब असेसमेंट करना है मुझे कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं. एंड अगर कुछ प्रोटेक्टिव राइट्स डाला है, प्रोटेक्टिव राइट मतलब क्या, सप्लायर ने अपने इंटरेस्ट के लिए, मतलब अभी अगर मैं तेलंगाना में जाऊँगा तो मुझे फाइन लगेगा. करेक्ट. तो वो इंटरेस्ट के लिए मैंने कोई प्रोटेक्टिव राइट्स डाला है, तो दैट इज नॉट यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ठीक है. ध्यान, मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था मॉल का कि मैंने आपको मॉल, शॉपिंग मॉल भाड़े पे दिया, फिर शॉपिंग मॉल भाड़े पे देने के बजाय और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि आपको जो भी शॉपिंग मॉल से इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगी. अभी आप क्या करोगे, आप कस्टमर हो, या तो आप उसके अंदर क्या गुड स्टोर करोगे, या तो आप उसको सब लीज पे दोगे, मतलब वापस किसी और को भाड़े पे दे दोगे. तो अभी अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है, उससे अगर मैं 10%, 20%, ये तो 5% कुछ भी ले रहा हूँ, तो आप बोलोगे मुझे, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे थे बट आपने मुझे दे दिया. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं. नहीं,
मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है एंड आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो इधर तक हमने अपना डिस्कशन किया था। तो अभी वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू डिस्कशन टुडे, दैट इज राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। सो गाइस, अभी हम पढ़ेंगे राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। अभी राइट टू डायरेक्ट द यूज, जैसे मैंने अभी आपको पहले याद करवाया था कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स होनी चाहिए, कैसे फ्रॉम यूज। अभी क्या होना चाहिए, राइट टू डायरेक्ट द यूज। अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ आपको, राइट टू डायरेक्ट द यूज मतलब मैं जैसे चाहे वो असेट को यूज कर सकता हूँ। अभी एग्जाम्पल के लिए, अभी हम हमेशा अपने एग्जाम्पल में ट्रक का एग्जाम्पल लेते हैं, करेक्ट। तो मैं सप्लायर हूँ, आप कस्टमर हो, मैंने आपको ट्रक दिया। अभी आप वो ट्रक का क्या करोगे? ट्रक मतलब इमेजिन कर लो एकदम बड़ा सा कंटेनर वाला ट्रक आता है ना, मैंने आपको वो दिया। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप वो ट्रक को एज अ कंटेनर यूज कर सकते हो, अपना स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हो, या तो आप वो ट्रक को मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हो, चलाने के लिए यूज कर सकते हो। वो आप पे निर्भर करता है आपको क्यों यूज करना है वो ट्रक। तो दिस इज इन लेमन टर्म्स राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट, कि आपके पास अधिकार है कि आप वो एसेट के यूज के साथ कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब उसको कैसे चलाना है, कैसे डायरेक्ट करना है, वो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है गाइस, अभी वी विल मूव ऑन राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। तो अभी इसके लिए पहला क्या है, डिसीजन अबाउट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड। वापस, डिसीजन अबाउट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड। इसका एक मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है कि अभी आपको देखना है कि राइट टू डायरेक्ट यूज होना चाहिए। उसके अंदर हम लोगों ने पहला क्या देखा कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड। इसका मतलब क्या कि के शुड बी देयर। अभी सर के क्या है? के मतलब कैसा एंड किसके लिए द एसेट इज टू बी यूज्ड। कैसे एंड किसके लिए द एसेट इज टू बी यूज्ड। अभी मैं ये कैसे जान पाऊंगा कैसे एंड किसके लिए द एसेट इज टू बी यूज्ड? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रक को आप कैसे यूज कर रहे हो, किसके लिए यूज कर रहे हो? कंटेनर की तरह यूज कर रहे हो, चलाने के लिए यूज कर रहे हो। आपको वो दिखना चाहिए कि उसका अधिकार आपके पास है क्या, आप डिसीजन ले पाते हो क्या, किसके बारे में, कैसे एंड किसके लिए द एसेट इज टू बी यूज्ड, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट टू बी यूज्ड। एंड गाइस रिमेंबर, ये कैसे एंड किसके लिए, दिस इज अ सिंगल कंसेप्ट। अभी सर सिंगल कंसेप्ट मतलब क्या? मतलब अभी जब आप असेसमेंट करोगे कि मेरे पास डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट है कि नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा डिसीजन ऑफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना अपने आप से, क्या कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, तो ये एंड आ गया बीच में, करेक्ट। मतलब आप ऐसा अलग अलग करके नहीं पूछोगे खुद को हाउ द एसेट इज यूज्ड, फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज्ड। मतलब आपको जो असेसमेंट होगा, आप वो क्वेश्चन पूछोगे अपने आप को, ये साथ में पूछोगे हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, कैसे एंड किसके लिए द एसेट इज टू बी यूज्ड। इसलिए मैंने ये बोला दिस इज अ सिंगल कंसेप्ट। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ भी क्वेरी है, यू कैन मेल अस टू pritavigroup@gmail.com। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कैसे एंड किसके लिए द एसेट इज टू बी यूज्ड, ट्रक किसके लिए यूज हो रहा है, ये जानने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स है कि नहीं, मेरे पास रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स है कि नहीं। गाइस अभी इंडेस 116 इतना डीप है ना कि इंडेस 116 ने ये भी बताया है कि सर रिलेवेंट का भी बोलेंगे हम, तो अगर वो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, तो ऐसे डिसीजन मेकिंग राइट्स जो मुझे आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इम्पैक्ट करता है, अगर मैं ऐसे डिसीजन मेकिंग राइट्स ले सकता हूँ वो असेट पे, देन मैं बोलूँगा हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड का डिसीजन मैं ले सकता हूँ। वापिस मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्ट टू यूज होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। के मतलब कैसे एंड किसके लिए, उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। सर ये एक सिंगल कंसेप्ट है, मतलब ये मैं पूछूंगा ना क्वेश्चन हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, एक ही लाइन में पूछूंगा,
ये कैसे पूछूंगा मैं? ये पूछने के बाद मतलब व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस? ये मुझे जानना है कि मेरे पास रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स है कि नहीं। तो इंडेक्स ने रिलेवेंट को भी आइडेंटिफाई किया, डिफाइन किया है कि रिलेवेंट मतलब क्या, कि वो जो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अफेक्ट करे, वो डिसीजन मेकिंग राइट्स जो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इम्पैक्ट करता है। गाइज मैं आपको इसका अच्छा सा एग्जांपल बाद में देने वाला हूँ। देन अभी यहाँ पे एक खास बात नोट करने के लिए है कि मेंटेनिंग द असेट एंड ऑपरेटिंग द असेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग राइट्स होना चाहिए, रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स होना चाहिए। रिलेवेंट मतलब क्या, जो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अफेक्ट करे। अगर वो हो रहा है तो क्या हो रहा है, के इज देयर। के मतलब क्या, कैसे एंड किसके लिए द असेट इज टू बी यूज, मतलब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन असेट विल बी यूज। अगर उसके बारे में मैं डिसीजन ले पाता हूँ तो डायरेक्ट द यूज है। फिर मैंने क्या बोला, ये दोनों मेंटेनिंग द असेट एंड ऑपरेटिंग द असेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, अभी मैं इसके लिए आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। ओके, हम अपने अगर पिछला वीडियो याद करें उसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आई एम द सप्लायर ऑफ अ मशीनरी टू यू द कस्टमर्स। कौन सी मशीनरी? बिस्किट बनाने वाली मशीनरी। तो मैंने आपको बिस्किट बनाने वाली मशीनरी दिया, बट आपको कुछ पता नहीं उसको ऑपरेट कैसे करते हैं। आप उसके बारे में डिसीजन ले सकते हो कि दिन के अंदर 10,000 बिस्किट्स बनानी है, दिन के अंदर 20,000 बिस्किट्स बनानी है, मशीन को ये टाइम पे ऑन करना है, ये टाइम पे ऑन नहीं करना है। आपके पास सब राइट्स है, सब डिसीजन मेकिंग राइट्स है, बट आपको ऑपरेट ही करना नहीं आता। तो आपने ऑपरेट के लिए मुझे ही बोला कि है ना, आपका ही ऑपरेटर रखना। तो अभी सिनेरियो क्या है, मशीन आपके पास है, आपके पास सब डिसीजन मेकिंग राइट्स है, बट ऑपरेट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आपको ऑपरेट करने को नहीं आ रहा है। इसलिए भले ही अगर सप्लायर ऑपरेट कर रहा है, बट स्टिल डिसीजन मेकिंग राइट्स आपके पास है। आप ऑपरेटर को, मतलब अभी मेरा कोई ये वर्कर होगा जो ऑपरेट कर रहा है मशीन को, अगर आप उसको बोल पा रहे हो कि ये टाइम पे मशीन चलानी है, आपको ये टाइम पे मशीन बंद करनी है, देन ऑल्सो आपके पास हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन असेट विल बी यूज का राइट है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा वाला एग्जांपल देने वाला हूँ। अभी इमेजिन करिए एक एयरलाइन कंपनी है, से एतिहाद एयरवेज। ठीक है, अभी याद है आपको बीच में बोइंग 737 मैक्स का कुछ केस हुआ था कि आई डोंट नो बहुत बराबर का केस क्या है, बट इमेजिन करिए कि अभी इजिप्ट है, इजिप्ट ने बोइंग 373 मैक्स इसको इजिप्ट में उड़ाने से मना कर दिया कि ये इजिप्ट में नहीं उड़ेगी, ये प्लेन इजिप्ट में नहीं उड़ेगी। ठीक है, मैं सप्लायर हूँ, आप कस्टमर हो। ठीक है, मैं बोइंग हुआ, बोइंग मतलब जो प्लेन बनाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर मेजर जो पार्टीज है जो प्लेन बना सकते हैं वो दो ही है, एक एयरबस और एक बोइंग। ठीक है, तो मैं बोइंग हूँ, सप्लायर हूँ, आप एतिहाद एयरवेज हो। मैंने प्लेन बना के आपको दिया रेंट पे। ठीक है, और मैंने क्या बोला, अभी इजिप्ट ने मेरे पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है बोइंग पे कि इजिप्ट के उधर नहीं उड़ सकता बोइंग का एयरप्लेन। ठीक है, मैंने ये इसमें लिख दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये प्लेन कैन नॉट फ्लाई ऑन अराउंड इजिप्ट, या इजिप्ट के ऊपर नहीं उड़ सकता। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और क्या लिखा हुआ है कि जो प्लेन है ना, प्लेन के अंदर का इंटीरियर्स जो है वो सब आप डिजाइन करोगे। प्लेन के अंदर का इंटीरियर्स वो सब आप डिजाइन करोगे। एतिहाद एयरवेज बोलेगी कि मुझे ऐसा इंटीरियर चाहिए, जो प्लेन के ग्लास होते हैं वो मुझे ऐसे टाइप के चाहिए, ऐसे क्वालिटी के चाहिए, 3 सीटर 4 सीटर, इतना इतना लेग स्पेस का होना चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए। ठीक है, बट मैंने कंडीशन में लिख दिया प्लेन उड़ाने वाला पायलट कौन रहेगा? बोइंग का रहेगा। प्लेन उड़ाने वाले क्रू मेंबर्स किसके रहेंगे? बोइंग के रहेंगे। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे हो कि सर इसके अंदर देख के लगता तो नहीं है कि एतिहाद एयरवेज को ये के पास क्या कहते हैं डिसीजन है अबाउट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज। बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर बिकॉज क्या कहते हैं प्लेन बना के वो दे रहा है, फिर सब उसके क्रू मेंबर्स बोइंग के हैं, फिर पायलट भी बोइंग का है, तो ये क्या हुआ? अरे वही तुमने बोला, following is not important, operating the asset is not important, operating the asset is not important, important is what, किस के should be there, कैसे and किसके लिए the asset is to be used।
एतिहाद एयरवेज डायरेक्ट करेगा ना प्लेन को कि ये टाइम पे आपको उड़ाना है, ये टाइम पे आपको उड़ाना है, इधर से इधर आपको लेके जाना है। फिर आपको प्लेन किसके लिए यूज करना है? कार्गो, सामान के लिए यूज करना है, पैसेंजर के लिए यूज करना है। ये सब राइट्स किसके पास है? एतिहाद एयरवेज के पास है। तो हमारे पास डिसीजन है अबाउट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड। यस, हमारे पास डिसीजन है, हमारे पास अथॉरिटी है। ये कंडीशन फुलफिल होता है, ऑपरेटिंग द एसेट भले ही बोइंग करे, बट स्टिल आई हैव डिसीजन मेकिंग राइट्स ओवर दैट प्लेन, बोइंग का प्लेन। और अभी मैंने जो इजिप्ट का एग्जांपल डाला था वो क्या है? दैट इज प्रोटेक्टिव राइट्स। दैट इज प्रोटेक्टिव राइट्स जो मैंने आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर बताया था। प्रोटेक्टिव राइट्स अगर मैं डाल रहा हूँ, भले ही इजिप्ट के अंदर नहीं उड़ा सकता, बट वो रेस्ट्रिक्शन के अंदर भी रह के मैं उड़ा, अगर बाकी सब जगह उड़ा सकता हूँ, स्टिल मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, स्टिल मेरे पास डायरेक्ट टू यूज द असेट है, देन आई विल से दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। आपको समझा? ऑपरेटिंग द असेट एंड मेंटेनिंग द असेट, इवन मेंटेनिंग द असेट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर असेसिंग दिस क्राइटेरिया, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन असेट विल बी यूज्ड। अब ये जो ऑपरेटिंग द असेट है ना, इसका एक एक्सेप्शन है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी आपको इतना तक समझा मैंने। अभी अगर हम लोग वापस पूरा रिवाइज करने जाए, हमने लीज का डेफिनेशन पढ़ा था। लीज के अंदर क्या पढ़ा था? राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द एसेट होना चाहिए। फिर उसने बोला था वो कभी आएगा? अगर दो चीज होगी, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम यूज, और सेकेंड क्या है? डायरेक्ट टू यूज। अभी डायरेक्ट टू यूज के अंदर हम और दो चीज है, तो उसके अंदर पहले हमें क्या देखा? के शुड बी देयर। के मतलब क्या? कैसे एंड किसके लिए द एसेट इज टू बी यूज्ड, मतलब क्या? हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड। ये कैसे देखेंगे? अगर मेरे पास डिसीजन मेकिंग राइट्स है, कौन से? रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स है। अभी रिलेवेंट को भी बोला है कि वो डिसीजन मेकिंग राइट्स जो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इम्पैक्ट करता है। देन मैंने बोला फॉलोइंग टू थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, मेंटेनिंग द असेट एंड ऑपरेटिंग द असेट। अगर मैं सप्लाई ऑपरेट कर रहा हूँ, बट आपके पास सब राइट्स है, डिसीजन मेकिंग राइट्स है, आप मुझे बोल सकते हो आपको ऐसे ऑपरेट करना है, ऐसे ऑपरेट करना है, प्लेन को इधर लेके जाना है। भले ही मैं, मेरा पायलट नहीं है, भले ही वो मशीन का ऑपरेटर मेरा नहीं है, मतलब कस्टमर का नहीं है, स्टिल अगर मैं वो ऑपरेटर को बोल सकता हूँ कि इस टाइम पे चलाना है, देन आल्सो दिस कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड। ओके गाइस, आपको ये समझा? तो अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं डिसीजन मेकिंग राइट्स के। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डिसाइडिंग वेदर टू यूज अ शिपिंग कंटेनर टू ट्रांसपोर्ट गुड और फॉर स्टोरेज, जैसा मैंने एग्जांपल दिया। Deciding on the destination of a truck or a ship, deciding whether to produce energy from a power plant and how much energy to produce from that power plant. अगर मेरे पास decision making rights होते हैं, then I can say कि हाँ मेरे पास केके है। केके मतलब how and for what purpose asset is to be used। अगर उसका decision है मेरे पास, then मैं बोलूँगा direct to use है। and अगर direct to use and economic benefits दोनों है, then मैं बोलूँगा right to control the use of an identified asset है मेरे पास। अभी यहाँ पे हमने देखा था कि के होना चाहिए, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड। अभी सपोज इमेजिन करिए, उसका सेकेंड पार्ट में आते हैं हम, डायरेक्ट यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट के अंदर, कि अगर ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है तो, प्री डिटरमाइंड है तो, मतलब अभी सपोज मैंने आपको एक कंटेनर में सप्लायर हूँ, आप कस्टमर हो, ठीक है, मैंने आपको एक कंटेनर दिया। कंटेनर मतलब अभी याद करिए, हम लोग मूवीज में देखते हैं कि पोर्ट साइड होते हैं, पोर्ट साइड तो वो इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसपे लिखा होता है मार्स्क, MAERSK, ऐसा बहुत सारे लोगों के कंपनीज के होते हैं कंटेनर, करेक्ट। तो कंटेनर है एंड उसका यूज लिखा है कि कंटेनर विल बी यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस ओनली, ठीक है। मतलब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट इज टू बी यूज्ड, वो प्री डिटरमाइंड है, मतलब वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। देन क्या करेंगे हम? देन अभी अगर आपने मुझे गौर से सुना होगा तो मैंने 5 मिनट्स पहले बोला था कि जो ऑपरेटिंग द एसेट है ना, उसका एक एक्सेप्शन है। तो इसका एक्सेप्शन यही है कि तो उसका एक्सेप्शन यही है कि अगर मेरा रिलेवेंट डिसीजन अबाउट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट इज टू बी यूज्ड आर प्री डिटरमाइंड, देन मुझे देखने का कि मेरे पास राइट टू ऑपरेट द एसेट है कि नहीं। देन मुझे देखने का कि मेरे पास राइट टू ऑपरेट द एसेट है कि नहीं। या तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लोगों को कि आप ऐसे ऑपरेट करो, जैसे अब मेरे एग्जांपल के अंदर वो मशीनरी वाला था, करेक्ट।
जो मशीनरी ऑपरेट कर रहा था बिस्किट का, मैंने उसको बोला आप ऐसे यूज़ करो, आप ये टाइम से ये टाइम पे यूज़ करो। मतलब भले ही वो मशीनरी बिस्किट ही बनाएंगी, बट अगर वो मशीनरी का जो ऑपरेशन उसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, देन मैं बोलूँगा कि राइट टू डायरेक्ट द यूज़ है। एंड ये याद रखना, without supplier having the right to change those operating instructions, without supplier having the right to change those operating instructions, मतलब क्या, सप्लायर डिक्टेट नहीं कर सकता उसकी टर्म कि नहीं नहीं ऑपरेटर जो है ना वो ऑपरेटर बस 2 ही घंटा काम करेगा, 12 से 2 बस, उसके आगे काम नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ सप्लायर ने अपना ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस डाल दिया ना, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोटेक्टिव राइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस डाल दिए ना, देन ये कंडीशन, ये राइट टू डायरेक्ट द यूज सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, एक ये राइट टू ऑपरेट द यूज है, और अगर असेट को डिजाइन किया है कस्टमर ने, सर इसका मतलब क्या, अभी हम वो कंटेनर वाले एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको कंटेनर दिया, वो मार्स्क MAERSK वाला जो था वो आपको कंटेनर दिया, बट कस्टमर ने बोला मुझे थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए, मुझे वो जो कंटेनर है ना, कंटेनर के नीचे मुझे व्हील्स चाहिए, पहिए चाहिए बड़े बड़े 4। तो मैंने बोला कि ठीक है हम लोग अटैच करवा देते हैं, अटैच करवा दिए। फिर आपने बोला कि मुझे कंटेनर के आगे ना ऐसा एक मशीन चाहिए जिससे वो कंटेनर को अगर ऑटोमेटिकली चल सके, ऐसा मैंने कुछ बोला। आई नो दिस इज क्वाइट इलॉजिकल बट स्टिल इट इज एन एग्जांपल, करेक्ट। तो मैंने आपको बोला कि मैं कस्टमर ने सप्लायर को बोला कि मुझे एक ऐसा मशीन चाहिए, तो मैंने अटैच कर दिया। तो कस्टमर ने एक ऐसा असेट डिजाइन किया है जिसके वजह से वो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द असेट विल बी यूज वो प्री डिटरमाइन कर पा रहा है, देन मैं बोलूँगा राइट टू डायरेक्ट द यूज हो सकता है। ये डिजाइन द असेट बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट चाहिए होगा, मतलब एवरी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होगा, एवरी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज होगा। तो इसके अंदर मतलब अगर प्री डिटरमाइंड है तो देखना है बस मुझे कि मेरे पास ऑपरेट करने का है कि नहीं पावर। अगर ऑपरेट करने का है, या तो डिजाइन मैंने असेट को डिजाइन किया है जिसकी वजह से मुझे हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस जो प्री डिटरमाइंड है वो मेरे डिजाइन ऑफ द असेट की वजह से हो रहा है, देन मैं बोलूँगा कि ये डायरेक्ट टू यूज द असेट, मतलब टिक डायरेक्ट टू यूज द आइडेंटिफाइड असेट, मेरा कंडीशन फुलफिल होता है। अभी नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग द आउटपुट ऑफ एन असेट बिफोर द पीरियड ऑफ यूज। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अभी सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि जो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन असेट इज यूज्ड ये प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन असेट इज यूज्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्री डिटरमाइंड है। एंड बट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले आपने बोल दिया कस्टमर है और मैं सप्लायर हूँ। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया बिस्किट से इतनी ही मशीन निकलेंगी, अरे इतनी ही मशीन से इतनी ही बिस्किट्स निकलेंगी, 25,000 बिस्किट्स निकलेंगी, बस इतना ही है। तो अगर आउटपुट ऑफ एन असेट बिफोर द पीरियड ऑफ द यूज ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो मशीन के स्टार्ट होने से पहले मैंने ऑलरेडी आउटपुट सेटिस्फाई कर दिया, देन दिस इज नॉट अ लीज एग्रीमेंट गाइस। ये तो मैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है ना, मतलब ये दिस इज सेम एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अगर मैंने आउटपुट स्पेसिफाई कर दिया, अगर कस्टमर ने वो 25,000 आउटपुट स्पेसिफाई कर दिया before the period of use, before the asset has come into use, then this is not a lease agreement, this is purchase and sale of goods. हाँ, बट अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा 25,000 निकलेगा, मतलब बिस्किट्स है, बट उसके बाद ना अगर कस्टमर चाहे तो और बिस्किट्स बना सकता है, करेक्ट, कस्टमर के विल पे डिपेंड होता है, कस्टमर के राइट्स पे डिपेंड होता है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया ना, देन इट इज अ लीज एग्रीमेंट। ठीक है गाइस, देन हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के डिस्कशन का, दैट इज राइट टू यूज फॉर अ पोर्शन ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इजी टॉपिक है। इसके अंदर क्या है कि सपोज पूरे ईयर, सपोज अभी हम लोग यहाँ का ही एग्जांपल लेते हैं, कोरोना, मतलब कोरोना वायरस का एग्जांपल लेते हैं कि टर्म में क्या लिखा है कि 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको ट्रक दिया 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, एंड मैंने कहा कि अगर कुछ कोई वजह से आप वो ट्रक को यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो मेरा राइट बनता है वो ट्रक पे, मतलब सप्लायर, मैं डिक्टेट कर पाऊंगा वो ट्रक का डिसीजन मेकिंग राइट्स। आप डिक्टेट, कस्टमर डिक्टेट नहीं कर पाएंगा।
ठीक है। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 12 मंथ्स के अंदर जो पीरियड पे आप डिक्टेट कर पा रहे हो उतना ही लीज होगा, उसके अलावा वो लीज नहीं होगा, समझा? राइट टू यूज फॉर अ पोर्शन ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब if the customer has the right to control the use of an identified asset for only a portion of the term, मतलब थोड़े पार्ट के लिए अगर मेरे पास राइट है तो वो थोड़े पार्ट को ही मैं लीज मानूंगा, थोड़े पीरियड के लिए मैं उसको लीज मानूंगा। सो गाइस, हमारा ये राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट खत्म होता है इसका डिस्कशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू नो द कोड ritavigroup@gmail.com पे आप मुझे मेल लिखिए, मैं आपका विदिन 24 आवर्स के अंदर आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। अभी अगर मैं वापस एक बार समराइज करने जाऊँ एक लास्ट बार ओके कि सर अभी हम आप मुझे वापस रिलीज का एक बार बता दीजिए ना, तो मैं बोलूँगा कि राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए। उसके लिए दो चीज़ होनी चाहिए। पहली क्या होनी चाहिए कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, राइट टू डायरेक्ट द यूज़ होना चाहिए। फिर हम लोगों ने पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स में लिखा था कि इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, बट नॉट फ्रॉम ओनरशिप। देन प्रोटेक्टिव राइट्स का देखा था। देन हम लोग राइट टू डायरेक्ट द यूज़ पे गए थे। राइट टू डायरेक्ट द यूज़ के अंदर आज हम लोग ने क्या देखा था कि दो चीज़ है। पहली चीज़ क्या है, के शुड बी देयर, मतलब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज्ड। वो कैसे देखूंगा, अगर मेरे पास रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स है। रिलेवेंट कभी बोलूंगा अगर वो डिसीजन मेकिंग राइट्स अफेक्ट माय इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे थे कि डिसीजन मेकिंग राइट्स के कि स्टोरेज कंटेनर है उसको मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। फिर हम लोगों ने वो बॉइंग का एग्जाम्पल देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि मेंटेन और ऑपरेटिंग द एसेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसका एक एक्सेप्शन है। क्या, अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट इज यूज्ड इज प्री डिटरमाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट इज यूज्ड इज प्री डिटरमाइंड है तो हम लोग को देखने का कि हमारे पास राइट टू ऑपरेट है कि नहीं। अगर राइट टू ऑपरेट है विदाउट सप्लायर इंटरवेंशन तो ठीक है, या तो अगर मैं डिजाइन किया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगा। देन फिर हम लोगों ने देखा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आउटपुट स्पेसिफाई कर दिया कि 25,000 बिस्किट चाहिए तो दिस इज अ सेल एग्रीमेंट, परचेज एंड सेल का एग्रीमेंट हुआ, दिस इज नॉट ए लीज। बट उसके बाद में अगर मैं बोला कि 25,000 के बाद भी अगर मैं चाहूँ, कस्टमर चाहे जितना भी प्रोड्यूस कर सकता है, देन ठीक है, दिस इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने देखा कि जो पोर्शन के लिए मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, डायरेक्ट राइट टू कंट्रोल है मेरा जो पोर्शन के लिए, वो पोर्शन ही मेरा लीज में माना जाएगा। जो पोर्शन के लिए मेरा राइट टू कंट्रोल नहीं है तो उसको मैं लीज नहीं मानूंगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझा हो। अभी फॉर द बेनिफिट ऑफ सीए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा एक मॉड्यूल के अंदर एक जिस्ट दे देता हूँ कि हम मैंने क्या क्या पढ़ा। तो हियर आई ओपन द मॉड्यूल। सो दिस इज द मॉड्यूल बेटा। अभी हाँ, पेज नंबर 14 ऑफ इंडेस 116 अपना मॉड्यूल का राइट टू कंट्रोल। तो उसके अंदर देखिए हमने क्या पढ़ा। द कस्टमर हैज बोथ द फॉलोइंग, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हाँ पढ़ा था हमने। और राइट टू डायरेक्ट द यूज, करेक्ट, हाँ ये भी पढ़ा था। फिर हम लोग और नीचे के मॉड्यूल के ये क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन 7, राइट टू यूज फॉर अ पोर्शन ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, ये हम लोग एंड में पढ़ा था कि जितने टाइम के लिए हम लोग यूज कर सकते उतने टाइम के लिए। फटाफट हम एग्जांपल पढ़ लेते एक बार। ABC Limited entered into a contract with XYZ Limited, which grants ABC Limited exclusive right to use a specific grown storage facility for a 5-year period in the months of May and June. देखिए ABC Limited only months of May and June ही यूज कर सकता है, मतलब उसके पास एक्सक्लूसिव राइट कौन से मंथ में है, मई एंड जून में ही है। During this month, ABC Limited has the right to decide which crops are placed in storage and when to remove them. ठीक है। XYZ Limited provides the loading and unloading services for the warehouse activities during the other 10 months. तो सिंपल है, other 10 months के लिए XYZ होगा और जो मई एंड जून मंथ के लिए ABC। तो ओनली मई एंड जून का जो होगा उसको ही हम लीज मानेंगे। तो आंसर के अंदर क्या लिखा है, मई एंड जून है ड्यूरिंग द यूज ABC। हाँ, therefore contract contains a lease for the specified period of term, that is May and June। ठीक है। फिर अभी हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हाँ देखो, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए। फिर देखो यहाँ पे भी इन लोगों ने लिखा है डायरेक्टली होना चाहिए और इनडायरेक्टली होना चाहिए। फिर ये एग्जांपल्स लिखे हैं गुड्स एंड सर्विसेज से, या तो बाय प्रोडक्ट से, या तो देखो सब लीजिंग से। ये इनडायरेक्टली का एग्जाम्पल आ गया। ठीक है। फिर हाँ, हम लोग यहाँ से बोला था प्रोटेक्टिव राइट्स के बारे में। तो देखो दैट डिफाइंड स्कोप है, लिमिट लगा दिया है, सोली प्रोटेक्ट द सप्लायर इंटरेस्ट। ये सप्लायर का इंटरेस्ट बचाने के लिए अगर मैंने कुछ स्कोप लगा दिया है तो वो असेसमेंट में नहीं कंसीडर होता है। फिर इसके बाद देखो ये एग्जांपल देखो रिटेल स्पेस का, मैंने मॉल का एक एग्जांपल दिया था
कि मॉल में आपको दे रहा हूँ, आपको पैसे आ रहे हैं, आप मुझे दे रहे हो, कस्टमर हैज टू पे द सप्लायर अ पोर्शन ऑफ द कैश फ्लोज डेराइव्ड फ्रॉम यूज ऑफ एन एसेट। तो ये क्या हुआ? तो इस तो हम क्या ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुआ? मैं बोलूँगा हाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुआ, भले ही मैं अगर कैश फ्लो दे रहा हूँ देन ऑल्सो इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ। तो ये एग्जांपल है, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। MNO enters into 15-year contract with PQR to purchase all of the electricity produced by a new solar farm. PQR owns the solar farm and will receive tax credits. Sir, ये tax credit तो related to construction and ownership. And MNO will receive renewable energy credit accrue from use of the solar farm, who has the right to substantial benefit from the solar farm. तो देखो अभी MNO है, MNO के पास क्या क्या राइट है? रिसीव रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिटेड अक्रू फ्रॉम यूज ऑफ द सोलर फार्म। यही तो चाहिए, यही तो है, ये होगा दो ही हमें क्या कहते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा। और ये MNO के पास है, तो MNO के पास है ऑल द राइट्स। और ये जो टैक्स क्रेडिट का है ये ओनरशिप से आता है, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने लिया मेरे PPT याद करो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉट फ्रॉम ओनरशिप। तो हम बोलेंगे कि सर ये ओनरशिप का इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो टेक्स्ट तो देखो यहाँ पे लिखा है, द टेक्स्ट क्रेडिट डू नॉट रिलेट टू यूज ऑफ दिस एंड देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड इन दिस असेसमेंट। आई होप आपको सब समझ रहा होगा इस। फिर हमने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बाद क्या देखा था? राइट टू डायरेक्ट द यूज, आज का डिसीजन। उसके अंदर हमने लिखा था हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड, मतलब के है कि नहीं। अभी ये चार्ट तो ठीक है, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फिर हमने यहाँ बोले थे सिंगल कंसेप्ट एक साथ पूछने का, हाउ एन एसेट इज यूज्ड इज नॉट असेस सेपरेटली, मतलब उसको अलग से नहीं पूछना है, एक साथ ही पूछना है, एक ही क्वेश्चन में पूछना है। फिर देखो ये भी लिखा है डिसीजन मेकिंग राइट दैट विल मोस्ट अफेक्ट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स का, ठीक है। फिर देखो वही एग्जांपल मैंने यहाँ से उठाया था। एंड देखो यहाँ पे लिखा है डिसीजन अबाउट मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग द ऑफर द डिसीजन टू द राइट टू बट डज नॉट रिजल्ट इन राइट टू चेंज, ठीक है। द कस्टमर डज नॉट नीड द राइट टू ऑपरेट द अंडरलाइंग एसेट, मतलब कस्टमर, वो मैंने बोला था ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग द एसेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द एसेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब वो सप्लायर कर ले तो चलेगा। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर वो प्री डिटरमाइंड हुआ, अगर ये एसेट का यूज इज प्री डिटरमाइंड, मैंने अगर आपको बोला था, तो क्या करेंगे हम? अगर प्री डिटरमाइंड हुआ तो क्या करेंगे हम? हाँ, राइट टू ऑपरेट होना चाहिए, तो डायरेक्ट अदर्स टू राइट ऑपरेट, या तो मैं डिजाइन करूँगा। और देखो सिग्निफिकेंट जजमेंट चाहिए डिजाइन के लिए, मैंने आपको बोला था ना। फिर स्पेसिफाइंग द आउटपुट ऑफ एन एसेट बिफोर द यूज, मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर मैंने ऑलरेडी 25,000 बिस्किट का बोल दिया देन क्या होगा? द कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू डायरेक्ट द यूज, करेक्ट। तो ये हमारा देखो, तो ये हमारा परचेज गुड्स और सर्विसेज का हो गया इन एन अरेंजमेंट। तो दिस इज नॉट अ लीज गाइस। फिर देखो यहाँ पे प्रोटेक्टिव राइट्स का आया कि सप्लायर अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो क्या ये असेसमेंट में कंसीडर होगा? असेसमेंट में कंसीडर होगा नहीं, प्रोटेक्टिव राइट्स इज नॉट कंसीडर्ड इन असेसमेंट। देन फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल गाइस आप एक बार पढ़ने का ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं समझा देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी ritavi@gmail.com। सो आई होप गाइस आपको सब समझा हो एंड पढ़ते रहिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड जस्ट लाइक, comment, subscribe and share it to your friends guys. Thank you.